इस मंजिल तक पहुंचाया है। पहले तो सबको मैं उनको सम्मानित करते हुए, उनको आदर करते हुए थैंक्स करना चाहता हूँ। हम जब भी, मैं ज़्यादा एडिशन में नहीं रहा, उसके कारण वो हो सकते हैं, वो बताना जरूरी नहीं है, पर जब से मैं फेडरेशन में आया, क्योंकि मैं अपनी इनकम टैक्स को संभालता था और गलती से एक लीडर बन गया था, वो हमसे ही गलती हुई, वो फेडरेशन में था नहीं। तो जब से मैं फेडरेशन में गया हूं, मैंने कपिल जी को सुख की सांस लेते नहीं देखा। मैं इतना भयभीत रहता था क्योंकि ये वो बीमारी है जो हर आदमी को नहीं लगती, इनको जबरदस्त बीमारी है। बीमार तो हम भी रहे, क्योंकि ये मुझे याद है कि जब काशीराम जी ने कहा था कि 1965-66 तक उनका जन्म 34 में हुआ, वो बाबा साहब के बारे में नहीं जानते, खुद पूना में रहकर वो बाबा साहब के बारे में नहीं जानते। तो वो जब जाने लगे, एक हादसा हुआ डिपार्टमेंट में और वो हम जयंती मना रहे थे, तो वहां से वो निकल के और ऐसे नेता बने, क्यों बीमारी उनको ऐसे लगी कि वो डरते रहे, भागे रहे, वो समाज के बनते रहे। आज मुझे खुशी हुई कि पूरा परिवार उनको सम्मानित करते दिखा। हम तो समाज के लोग हैं, हम तो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, हम तो समझते हैं इस बीमारी को, इसकी दवाई को भी, पर घर वालों को मैंने आज देखा, वो वाकई मेरी बधाई के बात है, क्योंकि मैंने अपने घर वालों को भी सुना है। कई बच्चे थे, 5 बच्चे थे मेरे यहाँ, जब मैं सेक्रेटरी जनरल होता था या दिल्ली को संभालता था, मैंने ना घर वालों को टाइम दिया, ना कभी बच्चों के पास बैठा, ना कभी टाइम निकाला। और आज भी वही हाल है कि वो कहते रह जाते हैं, मैं सुनता नहीं कि आप पहले बात कर रहे हैं हमारी बात। तो आज मुझे देख के अच्छा लगा कि कम से कम ऐसे टाइम में पूरे परिवार उनके साथ खड़ा रहा, उनको समझा, नहीं तो मेरे ख्याल में वो याद जिंदा नहीं होते। जहां तक हमारी मित्रता की बात है, मेरे से 7 साल छोटे हैं, पर शायद मेरे ज्यादा ज्ञानवान हैं। मैं जितना कहूंगा वो कम पड़ेगा। हमारी ये दुआएं हैं, हमारा ये आशीर्वाद है कि वो जिस लाइन पे है कामयाब हो। धन्यवाद। जो आज सभा में उपस्थित हुए हैं, देखिए, जब आदमी अपना सर्विस कैरियर, पढ़ाई के बाद में सर्विस कैरियर स्टार्ट करता है, तो उसके आगे कई रास्ते दिखाई देते हैं कि किस रास्ते पर चलना है। एक मैं उदाहरण के तौर पर बताऊंगा। जैसे हमने मारुति ज्वाइन की, पहले मैंने एचएमटी में काम किया, एचएमटी के बाद में मारुति में आया। मारुति में आके देखा कि यहाँ रिजर्वेशन का कोई नाम नहीं। फिर हमने संस्था बनाई, SC/ST एसोसिएशन बनाई, मैं जनरल सेक्रेटरी बना, हमने लड़ाई लड़ी। तो मैनेजमेंट की तरफ से क्या लालच आते हैं ये देखिए। मैनेजमेंट ने बोला, जब हमारा प्रभाव बढ़ने लगा, हमने काफी मैनेजमेंट के ऊपर दबाव डाला और हमारी रिक्रूटमेंट पूरी होने लगी, तो मैनेजमेंट ने सोचा कि भाई ये अब एक कांटा बन गया है, इनको कैसे हटाया जाए जिससे हम जो अपनी मनमानी कर सकें। तो मैनेजमेंट हमें लालच देती थी कि आपको हम प्रमोशन कर देंगे, आपको हम ये स्टेटस दे देंगे, आपको कार बंगला हम फ्री दे देंगे, आपको फर्निश्ड अकोमोडेशन दे देंगे। इस समाज का काम तो चलता रहेगा, इसके बारे में क्यों चिंता करते हैं। हमने कहा, सर ये जो हम जो आज पोजीशन लेके आए हैं ना, ये बाबा साहब की वजह से। और बाबा साहब ने अगर पैसे, सम्मान और इसके लिए सब कुछ किया होता तो आज शायद हम नहीं होते। बाबा साहब ने अपना परिवार, अपना सब कुछ समाज के लिए निछावर कर दिया। तो मैंने कहा, हम समाज के लिए निछावर करेंगे, आप हमें प्रमोशन मत दो, हमें सहूलियत मत दो, हम अपने बच्चे पाल लेंगे, हमें नौकरी है, यही बहुत है। पर हमने वहां काम किया। और इसलिए इस राह पे जो चलता है उसके लिए आसान नहीं है कि समाज की तरफ सोचे या अपने पर्सनल की तरफ सोचे। लेकिन जो आदमी समाज की तरफ सोचता है
वो एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो आज आपके सामने बैठे हैं, श्री ऋषि कपिल। अगर ये भी उस समय सर्विस के दौरान अगर अपना स्वार्थ देखते तो शायद आज ये इनको जो सम्मान मिल रहा है समाज की वजह से ये नहीं मिलता। ये इनकी दिमाग की सोच थी या इनके अंदर वो था भावना थी एक समाज के लिए, जो उन्होंने सब कुछ नीचावर करके जबकि इन्होंने 2 बार टर्मिनेट भी हुए। नहीं तो आप आज आप देख लीजिए किसी को भी अगर एक बार टर्मिनेट कर दीजिए वो समाज से हट जाएगा, लेकिन नहीं, इन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा क्योंकि इन्होंने सोचा एक यही समाज है तो सब आगे पीछे जो आज जो सम्मानित कर रहा है समाज ही तो कर रहा है, संस्था कहाँ है, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, नहीं। तो इसलिए हमें यहाँ से सीख लेनी चाहिए कि जो आप अगर समाज के लिए अगर अपना जीवन दान करेंगे तो समाज हमेशा आपके साथ रहेगा। लेकिन आज का ये जो समय आप ये सुपर एनुएशन का जो टाइम आता है ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसके बाद में आप जो सही वक्त में सामाजिक आदमी होता है उसके ऊपर बहुत चुनौती आ जाती है। क्यों कि समाज का बोझ अब उनके ऊपर बहुत हो जाता है, क्योंकि उनका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि अब उनके समाज को उनको बहुत जरूरत होती है। तो मैं ऋषि कपिल जी से ये अनुरोध करूंगा कि वो समाज से जुड़े रहें और समाज को नई राह दिखाते रहें, और आपके साथ जितने भी साथी हैं वो हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा समाज के लिए लड़ते रहेंगे और आपका सहयोग करते रहेंगे। जय भीम, जय भारत। भाई ऋषि कपिल जी, मंच पे विराजमान सभी सम्मानित प्रिय साथी और उपस्थित साथियों, यकीनन जिस आदमी का जीवन समाज के लिए हो तो समाज के काम में तो बहुत सारी प्रताड़नाएं आती हैं, और मैं समझता हूं कि वो जितनी प्रताड़नाएं आई वो कपिल जी ने भोगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं कभी कभी कि लम्हों ने खता की सदियों की सजा पाई, लेकिन जीवन चलने का नाम है, वो रुक जाए तो फिर जीवन बाकी नहीं रहता। कपिल जी ने बहुत संघर्ष किया है और मुझे इस बात की खुशी है, उन बच्चों को मैं मुबारकबाद देता हूं, साधुवाद करता हूं जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को आयोजित किया, और इस भव्य सम्मान समारोह का ये आयोजन कपिल जी को समर्पित नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये समर्पित है उस परिवार को, क्योंकि हमने अपना पूरा जीवन ऐसे ही, क्योंकि जो ट्रेड यूनियन में रहते हैं उनका अपना पारिवारिक जीवन कोई नहीं होता, लेकिन ये जो दिन आज सम्मान के तौर पर यहाँ हम मना रहे हैं, उपस्थित हैं, वो इस बात के लिए उनके उन जख्मों का, उनकी उन तकलीफों का मरहम बनेगा उस परिवार के लिए कि भाई कम से कम अगर हमने हमने परेशानियां झेली तो आज जिस समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया, अपने जीवन को लगाया और बहुत सारे दुख अपने दामन में प्रोए, आज वही समाज उनको यहाँ सम्मानित कर रहा है। तो मैं उन बच्चों को, उन सभी साथियों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि जो समाज कृतार्थ नहीं होता वो समाज मर जाता है। आपने उनके कार्यों को ये सम्मान दिया, इसके लिए आप, और मैं कुरान की एक छोटी सी आयत आपको समझा सकता हूँ कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला कोई नहीं है, कोई दे ही नहीं सकता, अगर है तो यही सम्मान है जो आप दे सकते हैं, आपने दिया है, और ये मैं उम्मीद करूंगा कि आप आगे भी सम्मान देते रहेंगे। और मैं उस परम पिता परमेश्वर जिसको मैं अल्लाह कहता हूँ, आप क्या कहते हैं, मैं उससे ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको शक्ति दे, सेहत दे, दीर्घायु दे, समाज का भी कार्य करते रहें और परिवार का भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो 60 साल की उम्र होने पे, वरिष्ठ नागरिक होने पे मैं कपिल जी को बधाई देता हूँ। वो हमारी कैटेगरी में शामिल हो गए।
मुझे बड़ी खुशी हुई, साथ में कुलदीप जी बैठे हैं, कालू जी बैठे हैं, भारती जी बैठे हैं, राजेंद्र जी का इंतजार है मुझे, कभी 7 साल पूरे करें। वरिष्ठ नागरिक होने के कई फायदे भी हैं, कई नुकसान भी है। आप वरिष्ठ नागरिक हो गए, घर में कोने में कुर्सी पे बिठा देंगे, बोले आशीर्वाद देने के लिए ये आदमी रखा है, कोई काम नहीं इसके बाद, इसको आशीर्वाद लेने के लिए। मैं अपने नेता से गुजारिश करूंगा कि आशीर्वाद देने का काम ना करें, बाकी काम इनके पास बहुत सुपुर्द है। मैं गंभीर बात आपसे कहना चाहता हूँ, छोटी सी, आपको समझ आ रही, बड़ी गंभीर है। इंजीनियर डीसी कपिल, इंजीनियर मजदूर नेता डीसी कपिल, आपने सुना कोई इंजीनियर मजदूर नेता हुआ? देखा कहीं? कोई इंजीनियर भी है और मजदूर नेता भी है, किंतु डीसी कपिल इसका एक पार्ट है। वो इंजीनियर होने के साथ मजदूर नेता हुआ। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो वही बता पाएंगे जब वो लोग बता पाएंगे जिन्होंने उनको अपना नेता समझा। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये छोटा काम नहीं है कि कोई इंजीनियर के प्रति, एक अधिकारी के प्रति, एक डीजीएम के प्रति मजदूर अपना विश्वास व्यक्त करे कि ये हमारा नेता है। वरना डीजीएम के प्रति, जब अधिकारी के प्रति तो सड़क के बाहर नारे लगते हैं, मर गया, हाय 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 हाय, यही नारे लगते। किंतु जहां मजदूरों ने अपना नेता चुना और इन्होंने अपने समय में एक कामयाब हड़ताल कर ली। वो हड़ताल बहुत आगे बढ़ रही थी और वही यहाँ के लोगों की कामयाबी का सबब बनता, पर वो किन्हीं कारणों से हड़ताल को बीच में समाप्त कर रहे थे। और उसके बाद क्या नहीं चला, सस्पेंशन, टर्मिनेशन, सब कुछ। तो वीर तुम रुके नहीं, वीर तुम झुके नहीं, आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले। तो आप आगे बढ़ते चलेगा। इंजीनियर मजदूर नेता भाई कपिल को मैं दिल्ली विद्युत बोर्ड पेंशनर एसोसिएशन की ओर से नमस्कार करता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं कि सारे पदों को आगे संभाल के। आप 1979 में इंस्पेक्टर के रूप में आए और शुरू से ही आपका जो जुझारूपन था वो सबने देखना शुरू कर दिया। इस संघर्ष की बदौलत ही आप इंस्पेक्टरों में लोकप्रिय हुए, फिर इंजीनियर्स में हुए, फिर जो भी संघर्ष की चीज आई उसमें आप बढ़े। आपने एक ही खूबी है, सिर्फ एक खूबी, आप में निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत है। आप किसी काम का भी निर्णय जो लेते हैं वो अद्भुत है, वो बाकी लोग नहीं ले सकते। बाकी लोग एक दूसरे पे विचार करेंगे, किंतु आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बहुत अद्भुत है, बहुत सराहनीय है। वैसे अभी जो भी जितने आपने भाषण सुने, जितनी भी आपने लोगों की बातें सुनी, ये सब लोग मेरे पास रहे, मेरे जेब से मेरा पर्चा चुरा के इन सब ने पढ़ा और ज्यादा सब उसको भाषण दिया, तो उसको मेरा ही समझना। और मैं वरिष्ठ नागरिक होने पे कपिल जी को हृदय से बधाई देता हूँ। वो हमारे परिवार में शामिल हुए और वरिष्ठता करने आगे आए हैं और ये एक बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। आप अपनी उम्र के साथ मैच्योर हो चुके हैं और मैच्योरिटी के साथ आप अपने अब नेतृत्व को, आने वाले समय को अच्छे से पहचानेंगे, अच्छे से आप उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आपने सब काम किया, आपने विधानसभा के चुनाव भी लड़े, सारे सब कुछ किया, तो उन्हें अपनी शुभकामनाओं के साथ मेरी बधाई
ईश्वर उनको बिल्कुल रखे। रामायण की किताब मैं उनको नहीं दे रहा, गीता की किताब नहीं दे रहा घर पढ़ने के लिए। आप मुट्ठी बंद करके नारे लगवाने की जिम्मेदारी जरूर दूंगा कि ये इसी कार्य को करते रहे। धन्यवाद। इनके आने से आउटसोर्स में एक जागरूकता आई, एक एकता आई और इनके ही कारण आउटसोर्स को जितनी भी उपलब्धि आज प्राप्त हुई है वो एकमात्र नाम है डीसी कपिल जी। उन्हीं के पद चिन्हों में चलकर उनके नेतृत्व में ही हमने जो आज मुकाम हासिल किया है उनके माध्यम उनके द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है। और जो आज मंच पे आकर के मैं बोल पा रहा हूँ या इतनी निडरता से बोलता हूँ, इससे पहले 2016 से पहले मेरे अंदर ये गुण नहीं था। इनके साथ चलने से सीखने से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली जो आज मैं इस मुकाम पे हूँ। और मैं चाहता हूँ इनको, इनके पूरे परिवार को भगवान हमेशा खुश रखे और कभी भी इनके जीवन में कोई दुख ना आए। और पूरा देशु मजदूर संघ या जितने भी आउटसोर्स के भाई हैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हमेशा जीवन भर चलने को तैयार हैं। ये मैं ऐसी अपेक्षा अपने सभी भाइयों से करता हूँ कि वो सभी लोग साथ मिलकर के चलेंगे और जहाँ भी धरती कॉल होगी वहाँ हम पहुँचेंगे। यूनियन के नाम पे नहीं तो मानवता के नाम पे, छोटे भाई के नाम पे सभी भाई, चाहे वो डेसू के हों, चाहे वो जीपीए के हों, चाहे वो सीटीसी के हों, चाहे वो आउटसोर्स के हों, उन्होंने सभी के लिए काम किया है। कोई भी भाई, कोई भी बड़ा भाई या छोटा भाई ये नहीं कह सकता कि इन्होंने हमारे लिए काम नहीं किया है। ये बहुत बड़ी हस्ती है, इनके नाम और इनकी पहचान का गुणगान जितना भी किया जाए कम है। इनको बताने में हम छोटे लगेंगे लेकिन इनका बताते समय शब्द कम पड़ जाएंगे, इतना इनका गुणगान है, इतनी इनकी क्षमता है कि ये कोई भी काम अगर अपने नेतृत्व में लेते हैं तो उसको पूरी तरह निपुणता के साथ, ईमानदारी के साथ करके गुजरते हैं। आज से पहले आउटसोर्स को हमारे डिपार्टमेंट बीएसीएस में सम्मान के साथ नहीं देखा जाता था। कोई कर्मचारी अगर डेथ कर जाता था तो उसको अपने ही भाई इकट्ठा करके चंदा उसके घर तक भिजवा देते थे, 25, 40, 50 हजार जो भी मिल जाता था। लेकिन इनके नेतृत्व में हमने एक प्रोग्राम, एक अपने भाई का डेथ की बॉडी लेकर के एम्स से हेड ऑफिस नेहरू प्लेस आए। उस दिन से एक मतलब इंक्रीमेंट हुआ कि अब किसी भी साथी के साथ अगर ऐसी मिसहैपनिंग होती है तो 8 लाख पहले था जब स्टार्ट हुआ था, अब वो 10.5 लाख 12 लाख तक हो गया है। वो चीज अब 12 लाख तक हो गया है। और आगे भी कई ऐसी चीजें हैं जो हम कोशिश करेंगे सर के माध्यम से कि उसको और आगे बढ़ाएं, जिससे इसमें सबसे ज्यादा जो तंगा है, जो सबसे दुखी एक तरह से कह सकते हैं, सबसे दुखी जो हमारे कर्मचारी हैं वो केवल आउटसोर्स है। उन्हीं का अब तक हमारे डिपार्टमेंट में कुछ नहीं हो पाया है। जितना भी हुआ डीसी कपिल जी के आने के बाद हुआ, और जब वो हमसे अलग हो गए हैं, वो नहीं हुए, हम अलग हो गए। वो नहीं हुए, कुछ हमारे बीच के साथी ऐसे ऐसे मतभेदों में ऐसे ऐसे नेता बने, वो अलग हो गए, जिसकी वजह से अब वो काम रुका पड़ा है। अब मैं सभी भाइयों को इस मंच से, एक बड़े भाई, एक छोटे भाई, जो मुझसे बड़े होंगे उनका छोटा भाई, जो मुझसे छोटे होंगे उनका बड़ा भाई के नाते ये आह्वान करूंगा कि सभी लोग एक हो जाओ। अगर एक नहीं होगे तो आने वाले समय में जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो वो डिपार्टमेंट और उस मैनेजमेंट को आप अच्छी तरीके से जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है वो किस तरह निकाल बाहर करेगी। किसी को ये कहने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ये चीज कहने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और जितने काम कपिल जी ने किया है, अगर किसी को ये लगता है कि भाई उन्होंने काम किया है और आने वाले समय में भी काम कर सकते हैं, तो अगर मासिक 10-10 रुपए का भी चंदा हर महीने फंड में डालोगे ना, तो ये ऐसे नेतृत्व करने वाले इंसान हैं कि आपको ऐसी ऊंचाइयों पे ले जाके पहुंचा देंगे कि आप वहां से नीचे कभी पलट के देखोगे ही। लेकिन ये तभी हो सकता है जब अपने मन से गिला शिकवा मिटा करके आप एक मंच में खड़े होकर के, हमारे भाई एक कुलदीप कुमार जी भी हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले, क्योंकि इससे पहले विचारधारा उनकी हमसे पूरी अलग नहीं होगी, किसी कारणवश उसे हम नहीं करते, लेकिन आज हम इस मन से अनुरोध करते हैं तो वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले ताकि सभी भाइयों का भला हो सके।
चाहे वो जीपी हो, चाहे आउटसोर्स हो, चाहे सीटीसी हो। यहाँ कोई पर भी अलग नहीं है, सभी भाई मजदूर हैं और सबकी लड़ाई है ये। अगर ये सबके मन में आ जाएगा तो ये चीजें बहुत आगे बढ़ेंगी। और ज्यादा कुछ कहना नहीं है। लास्ट में फिर मैं यही कहना चाहूंगा कि डीसी कपिल जी और उनका परिवार हमेशा खुश रहे, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे अनिल साहब भाई साहब कह रहे थे कि वो सीनियर सिटीजन बन गए, हमारी लाइन में आ गए। निश्चित तौर पर वो सीनियर सिटीजन बने, पर शर्मा जी हमारी लाइन से कट गया मामला। मैंने यही वो जगह है जहाँ पर हम आज हैं, इसके पास में ही जीबीपंत हॉस्पिटल है। और जब कपिल साहब इसको दोबारा ज्वाइन कर रहे थे तो इन्होंने मुझे बुलाया था कि बुंदी भाई मुझे जो है बात करनी है आपसे। मैं वहीं आ रहा हूँ पंत हॉस्पिटल में किसी को देखने के लिए, वहीं बैठ के बात करते हैं। तो ये जीप ले गए थे, उसमें हमने बैठ कर बातचीत करी और ये मामला आया कि भाई मैं यार ज्वाइन कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कोई है। मैंने कहा यार केस तुम्हारा बहुत सॉलिड केस है और जो ये मैटर है ये कुछ नहीं, और आप कंपनी ज्वाइन करोगे उसकी कंडीशन में आओगे तो ये बड़े बदमाश है। कंपनी वाले किसी के नहीं है, सबको यूज एंड थ्रो, यूज करना और फेंकना ये उनकी आदत में शामिल है। और ये तो अंबानी परिवार है, तो इन्होंने वो काम किया। इन्होंने खैर काफी जो जिद्दोजहद हमारी आपस में बातचीत हुई और मैंने काफी समझाया, लेकिन जो इन्होंने परिस्थिति बताई उसमें वो ज्वाइन करना कंपलसरी था, जरूरी था। अदरवाइज आज जो है ये निश्चित तौर पे है कि ये भी जीपी एम्प्लॉय के तौर पे आए यहाँ से इस बड़ी पोस्ट पे, हायर पोस्ट पे। हम जैसे लोग जो उस टाइम पर जब ये कंपनी बनी तो बिजली घर के अंदर साधारण से इंस्टॉलमेंट होते थे। हम लोगों को जब 7600 ग्रेड में यानी कि डीजीएल रैंक के ऊपर रिटायर हो गया, 60,000 55,000 रुपए पेंशन ड्रा कर रहे, तो ये तो भर्ती इंजीनियर हुए थे। लेकिन इस कंपनी की साजिश को समझने के अंदर नाकामयाबी होने से ये इतना बड़ा आज वो देखना पड़ा। लेकिन एक बड़ा फंक्शन, बहुत इज्जत और सम्मान बिजली घर के अंदर सबको, और फिर इन्होंने तो बहुत कुछ किया। आज जो है क्योंकि 2 साल बाद 2.5 साल बाद अचानक सवेरे फोन आया, भाई वो ऐसे ऐसे रिटायरमेंट है मेरी आज, तो मैंने कहा मैं आज जरूर आऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एक ऐसा मामला सर्विस वाले एम्प्लॉय के लिए आफ्टर रिटायरमेंट अगर जो पेंशन का बेनिफिट ना हो, वो सर्विस पे जो लोग भी करते ना हो, तो बड़ा दिक्कत वाला विषय है। सरकारें जो है वो संवेदनहीन है, उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आप देखेंगे बाहर जाकर कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में, तो सबको बुढ़ापे के अंदर पेंशन मिलती है या मिलती हुई काट ली जाती है, या जिनको मिल रही थी वो भी काट ली गई। हमारे भाई खालिद साहब बैठे, हमने इन्होंने कहा भाई सरकार आई है, बड़ा अच्छा आंदोलन करो। हमने कहा इस सरकार के लिए भी करो। हमने तो कभी जिंदगी के अंदर 10-20 हजार रुपए किसी पार्टी के नेता को बुला के खर्च नहीं करे। कह लगे नहीं नहीं बुलाओ इनको, भला हो जाएगा, कुछ काम हो जाएगा। हमने टाल कटोरा बुक करा दिया, 20 लाख रुपए खर्च कर दिए और एक बड़ा प्रोग्राम कर दिया। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री साहब आए, वायदा करके चले गए सबको पक्का कर देंगे। बुढ़े लोगों को गले लगा लगा के तुमको मेडिकल क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाएगी। दवाई तो सबको फ्री है ना, हम तो गवर्नमेंट वाले लोग हैं। अगर जब उनको पैसे देंगे तो आप कितनी बड़ी विडंबना है। आज अगर जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और अगर जब दवाई अपने पैसों से खरीदते हैं, 25% 20% जो है ना, जो दवाई वाला है, जो दवाई सप्लायर है, वो कंसेशन देता है कि तुम मेरे यहाँ बुक कर लो, मैं तुम्हें दवाई देता रहूंगा, पैसे कंपनी पे कर दे, 25% 20% आपको कमीशन मिलेगा। यानी 1 करोड़ की दवाई यानी तो 20 लाख बच रहे हैं। लेकिन नहीं, ये संवेदनहीन गवर्नमेंट है। अभी मैं सुबह आज एक बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन में था INTUC ऑफिस पे, नया श्रम कानून आया है और इतना गंभीर मामला है कि आप सोच नहीं सकते। उसके ऊपर लेके सारे ट्रेड यूनियन पे लोग निराश हैं। अभी चाहे आप उसको देखिए, भारतीय मजदूर संघ जो खुद उनकी अपनी बॉडी है, बीजेपी वालों की, RSS की बॉडी, वो भी उससे नाराज है। उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि भाई वो ये मिल जाएगा, वो मिल जाना चाहिए, हो जाएगा। ये सोचो नौकरी रहेगी नहीं रहेगी,
ये तय हो गया है कि सिस्टम अपॉइंटमेंट होगी, ये तय हो गया है कि 300 तक कर्मचारी का जब मर्जी निकाल, कंपनी बंद कर दो और कंपनी में जब मर्जी रखो और जब मर्जी हटा दो। ये तो तय हो गया है, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, निकालते हो डर क्यों लग रहा है। उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ डर इसलिए है कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। ये किसानों का जो आंदोलन है, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक का आंदोलन होना चाहिए। ये आंदोलन फेल होगा तो सब फेल हो जाएंगे। मजदूर आज जो है, मजदूर के लिए ये पोजीशन 12 घंटे आपसे जॉब कराया जाएगा, 12 घंटे, ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। हो सकता हमारे यहाँ, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान की वो बड़े बड़े जो ट्रेड यूनियन है, जिनको कहते हैं समुद्र के 2 किनारे हैं, उन लोगों ने अपने आप से मतभेद बुला करके पूरे वो हिंदुस्तान के जो 11-12 संगठन है, जो पूरे देश की ट्रेड यूनियन को चलाते हैं, उन लोगों ने अपने मन के सारे भेद खत्म कर दिए और इकट्ठे हो गए। लेकिन वो भी सरकार से नहीं लड़ पा रहे। हालात ये हो गए हैं, क्योंकि मुझे समय का ज्यादा अभी मेरे बाद भी लगता है कि मैं ज्यादा नहीं बोलूं, क्योंकि जो है ये मैटर बड़ा क्रूशियल है। आने वाले समय में ट्रेड यूनियन चलाना तो आसान नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ अभी एक नई बात आई थी, हम लोग कंपनी में काम करते हैं, मैं रिटायर हुआ, जैसे आज कपिल जी का है, कहते रिटायरी ट्रेड यूनियन लीडर नहीं हो सकता, किताब में साफ लिखा है। हालांकि इस पे हमारी SINTUC ने बड़ी जबरदस्त पेरवी करी और सरकार ने उसको जोड़ा। एम्प्लॉय नहीं, रिटायरी नहीं, हिंदुस्तान के अंदर जन्म लेने वाला नागरिक कोई भी किसी भी यूनियन का मेंबर हो सकता, पदाधिकारी हो सकता। ये हुआ और अभी बहुत कुछ बना बाकी है, अमेंडमेंट नहीं हुई। ये जो एक्ट आ रहा है आपके 4 श्रम कानूनों के ऊपर, तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा घात होगा और वर्कर के लिए। आप कहते हो कि ये मिलेगा वो मिलेगा, हम मिनिमम वेज देंगे, ये फिक्स हो जाएगा। ये अरे मिनिमम वेज तो जब दोगे तो सारा नौकरी रहेगी, जब नौकरी नहीं रहेगी तो वेज कहां से रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है काफी दिक्कत आने वाली है और ये सरमाएदारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, सरमाएदारों को बढ़ावा दिया जा रहा है और उससे वर्कर जो है वो टूटेगा। हमारे साथी जो है वो छोटे छोटे लालच पे फंस जाते हैं कि भाई मेरे को प्रमोशन कर दे, मेरे भाई की प्रमोशन कर दे, मेरा केस खत्म कर दे, मेरा ये कर दे, तो जिंदाबाद करेंगे। एस्मा लगता है तो हमारे लोगों को डराते हैं, तेरा एस्मा लग गया भाई हड़ताल पे बन जाना। अरे एस्मा कई बार लोगों ने तोड़ा, हमने भी तोड़ा, ऐसा नहीं है, तो नई चीज नहीं है। ये बैठे कपिल जी, हम सारे राजेंद्र जी वगैरह, हम सारे के सारे समता स्तर पे बैठे थे। एस्मा जब भी लगा हुआ था, पूरे यमुना पावर की लाइट बंद हो गई थी, राजधानी पावर की लाइट बंद हो गई थी। क्या कर लिया एस्मा में? FIR लॉज है मेरे खिलाफ विवेक विधान थाने में। इतनी तो हिम्मत हुई नहीं कि मुझे बुला के पूछ ले भाई आपने क्या करा था, क्या नहीं करा था। आपकी ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं, इस ताकत को पहचानना जरूरी है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ऋषि कपिल जी ने निश्चित तौर पे इस संस्थान की बहुत सेवा करी है, संस्थान के वर्कर की बहुत सेवा की है और मेरे मित्र है पुराने। मतभेद दोनों चीजें अलग अलग है। मतभेद हो सकता है, मनभेद कभी नहीं हो सकता। तो हमारे जो है विचारों की लड़ाई बड़ी चलती है, सब कुछ चलता है, लेकिन ऐसी जगह पे हम हमेशा इकट्ठे 24 घंटे तैयार है। कभी भी किसी टाइम भी हम इनके किसी काम आएंगे तो फिर खुशी महसूस करेंगे, धन्यवाद ही महसूस करेंगे, फक्र महसूस करेंगे। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है आज इस रिटायरमेंट के मौके पे कि आप कुशल से रहे, अच्छे से रहे, परिवार अच्छे से रहे और हमारी कहीं सबसे पहले तो मैं जब 2016 में जब ऋषि कपिल साहब जी को मैंने ज्वाइन करा था, तो मैंने एक चीज महसूस की थी जो 2009 के अंदर हमारा आंदोलन हुआ था। वो आंदोलन ऐसा आंदोलन था आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। अगर मैं माफी चाहूंगा कुलदीप भाई साहब के लिए, अगर उस समय में कुलदीप भाई साहब अगर हमारे आउटसोर्स साथियों का साथ दिया होता तो आज हम हमारे परिवार के साथ संपन्न जिंदगी जी रहे होते, अच्छी सैलरी पा रहे होते और सारा हर आउटसोर्स इज्जत तो मिली है, हमें इज्जत मिली कोई बात नहीं, पर
थोड़ी सी एक उम्मीद थी जो कुलदीप भाई साहब की तरफ होती थी, वो हमारी तरफ थी तो सही और थोड़ी कम थी। और दूसरी बात, डीसी कपिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि 2016 के अंदर जब ये टर्मिनेट हुए और जब हम 16 लड़के राजधानी से और BYPL से इनकी टर्मिनेशन के लिए हमने आमरण अनशन किया, और वो दौर आज भी मुझे याद है, 19 तारीख थी, जिसमें एक करवा चौथ भी आता है हमारी मैडमों के लिए। उस करवा चौथ में हम बैठे हुए थे, पर इसलिए बैठे हुए थे कि एक हमारे टाइगर साहब, बड़े भाई साहब, कैसे ना कैसे टर्मिनेट की वापसी हो और हम अपने परिवार के साथ जाए। और उसी पीरियड के अंदर बहुत अच्छी बात थी, दिवाली भी थी उसी पीरियड के अंदर। तो डीसी कपिल भाई साहब ने बोला कोई नहीं, मेरे बच्चे ऐसे तैयार करें, मैंने कभी भी मौका मिलेगा तो हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। दुख सुख तकलीफ, एक बार डीसी कपिल जी आप आवाज करना, BYPL राजधानी में आप आवाज मारोगे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, तो आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। ये सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनकारी आदरणीय डीसी कपिल जी का हम सभी मिलकर सम्मान कर रहे हैं। ऐसा सम्मान बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं कि आदरणीय डीसी कपिल का जीवन, बल्कि उन्होंने अपने जीवन का कुर्बान कर दिया इस आंदोलन के लिए, इसको हम सबको याद रखना चाहिए। और आज जब यहाँ से जाए हम सम्मान के बाद, तो ये मूल्यांकन करें और ये योजनाएं बनाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाएं कि कैसे हम आगे आने वाले समय में डीसी कपिल जी का नेतृत्व हासिल करेंगे, और न केवल हासिल करेंगे बल्कि हम आगे चल के दिल्ली में एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आउटसोर्स और निजीकरण दो व्यवस्था देश में ऐसी हैं जिसकी वजह से इस देश के मजदूरों का और विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी कर्मचारियों को इतना नुकसान किया जाता है जिसका कोई अनुमान हम लगा नहीं सकते। तो सभी लोगों को मिलकर के साथ मैंने देखा यहाँ कि यहाँ तिवारी जी भी आए हुए हैं, यहाँ पंडित जी भी आए हुए हैं, यहाँ अनुसूचित जाति के जाटव भी आए हुए हैं, बाली जी भी आए हुए हैं। सब मिलकर दिल्ली में एक आंदोलन खड़ा करना होगा और आगे की लड़ाई लड़नी होगी। कुलदीप जी आप मिलकर रहे, अनाम जी आप मिलकर रहे, उदय जी आप मिलकर रहे, तब हम आगे बढ़ेंगे। और दिल्ली में दिल्ली में मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ कितना वर्चा है, लेकिन एक बार डीसी कपिल ने बताया 25,000 आपके आउटसोर्स पूर्व मिला के इस तरह के लोग हैं। तो 25,000 लोग यदि मिलकर संघर्ष कर लें तो पूरी दिल्ली को बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि दिल्ली के अंदर कम से कम 5 लाख लोग आउटसोर्स पर हैं। यदि 5 लाख लोगों का रिश्ता करने में कामयाब हो गए, हम सब एक योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, तब हम कामयाब होंगे, तब हम कह पाएंगे कि हाँ हम लोग एक आंदोलनकारी हैं। वरना मैं नहीं समझता कि हम लोग आंदोलनकारी हैं। तो आगे ध्यान रखिएगा कि आज की बात जब हम यहाँ से जाएंगे तो एक व्यवस्था बनाएंगे और सब मिलकर बैठ के फिर दोबारा बैठेंगे, 3 महीने लगाए, 6 महीने लगाए, ऐसा मजबूत आंदोलन खड़ा करते हैं कि वास्तव में हम कह सके हाँ हम आंदोलनकारी हैं। और यहाँ से जितना भी ये आपको तो मालूम होगा कि इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि जितना भी हम लोग इस तरह के अस्थायी नौकरी वाले सबको पक्का करेंगे। 6 वर्ष तो निकल गए ना, और कितना समय चाहिए, तो इस आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। जय भीम जय भारत। कपिल साहब को पिछले 2 साल से बहुत नजदीकी से देखा है, नाम तो मैंने 20 साल से सुना है, लेकिन 2 साल से उनको बहुत नजदीकी से देखा है। देवली पहाड़ी का नाम आपने सुना होगा, मैं उसका एक फाउंडर मेंबर हूँ। लेकिन जो बात हमने कपिल साहब से सीखी है वो है सहन शक्ति। और एक हमारे वक्ता ने बोला भी था कि निर्णय, डिसीजन, बहुत ही नपातुला डिसीजन जो सरकार भी झुक जाए, वो निर्णय लेने की शक्ति इनके पास है। मैं उनकी आगामी जिंदगी को सेहतमंद और परिवार खुशी रहे, मैं यही आशीर्वाद के साथ तो नहीं मैं कहूंगा इसे, मैं कहूंगा ये एक फिल्म है, उसका इंटरवल है, क्योंकि असली फिल्म क्लाइमैक्स की स्टार्ट अब आपकी होगी है 60 साल के इस जन्म दिवस में भी आपको शुभकामनाएं हैं। आपकी जो रिटायरमेंट है, सेवानिवृत्ति जो है, इसके बाद आपकी एक नए समाज को जरूरत है, उसकी शुरुआत आप कर रहे हैं। और आज बड़ा शुभ दिन भी है। आज
गुरु रविदास जी की जयंती भी है, पूर्णिमा भी है, आज कपिल जी का जन्मदिन भी है और इनकी रिटायरमेंट भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही नेक और पावन दिन है। और कपिल जी के बारे में मुझसे पहले काफी लोग बोल ही चुके होंगे। ये अपने आप में ऐसी शख्सियत है, मैं भी इनको लगभग 20-22 साल से जानता हूँ, संघर्ष कर रहे हैं। और जैसे कि एक मुर्गा नहीं होता, वो विश्व में सबसे ज्यादा अगर वो कटता है तो मुर्गा कटता है किसी भी कंट्री में। क्यों? क्योंकि मुर्गा जो है ना वो सुबह उठ के जगाता है लोगों को। तो कपिल जी के साथ वो उदाहरण बिल्कुल फिक्स होता है। इन्होंने समाज को जगाने का काम किया। आपकी जो BSES, NDPL और दिल्ली विद्युत बोर्ड, उससे पहले डेसू था, उसकी संस्थाओं के लिए काम किया। उसके जगाने में इन्होंने अधिकारियों से लड़ाई लड़ी, इन्होंने सरकारों से लड़ाई लड़ी, पार्टियों से लड़ाई लड़ी। उसमें क्या हुआ? नतीजा आपके सामने है। इन्होंने व्यक्तिगत उसको झेला है। आज मैं समझता हूं जितने राजनीतिक जीवन में कुछ चंद लोग होते हैं, सामाजिक जीवन में मुझे भी 25 साल हो गए राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक व्यक्तियों में कोई 1, 2, 5, 7 लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे पैसे बना लेते हुए। नहीं तो राजनीतिक सामाजिक जीवन में जो उनके परिवार की स्थिति है ना, वो कोई बहुत अच्छी नहीं रहती। सबसे पहले तो वो जो अपना क्वालिटी टाइम है, जो अपने बच्चों को एक महत्वपूर्ण टाइम दे सकते थे, वो सामाजिक नेता, यूनियनों के नेता, एसोसिएशन के नेता, पार्टियों के नेता अपने बच्चों का समय के लिए करते हैं। ये कुलदीप जी और कपिल जी शायद ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, भारती साहब बैठे हैं यहाँ, इनको भी पता होगा कि किस तरीके से इन्होंने अपने बच्चों का जो क्वालिटी टाइम था वो अपने परिवार को ना देकर वो आप सबकी एसोसिएशन को, इंजीनियर एसोसिएशन को, कर्मचारियों को, आउटसोर्सिंग लोगों को, निजीकरण व्यवस्था के खिलाफ, इन प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ, विशेष रूप से ये प्राइवेट कंपनियां एक तो भी चोर नहीं है, ये महा डकैत है। इन डकैतों से लड़ना और इनके खिलाफ झंडा बुलंद करना, ये अपने आप में एक बहुत सामंजस्य का काम है, बड़ी हिम्मत का काम है। और उसके लिए इन्हें झेलना भी पड़ा। आप समझिए कि आज इन्होंने, अगर टेक्निकली देखा जाए, अगर अपनी प्रमोशन अगर इन्हें मिलती या आज इन्हें सैलरी उस हिसाब से अगर मिली होती, संघर्ष की वजह से, आप लोगों की लड़ाई की वजह से कितना इनको नुकसान झेलना पड़ा है, मैं समझता हूँ ये एक उदाहरण है। अब जितनी BSES, NDPL या पावर जो भी आपके एसोसिएशन और यूनियन है, आप कपिल जी को छोड़ना मत। ये इतने मजबूत साथी हैं कुलदीप जी, कपिल जी, ये जब चाहे किसी भी सरकार की चूल हिला सकते हैं। पानी और बिजली दो ऐसी व्यवस्था है कि किसी भी राज्य में वो स्टेट की सरकार को गिरा सकते हैं। और ऐसा इन्होंने एक बार करके भी दिखाया है। जब 12-14 घंटे दिल्ली में लाइट नहीं थी तो सरकारों को पता लग गया था कि क्या आप लोगों की कीमत है। तो आप लोग ऐसे, ये जो तपे हुए लोग हैं, बिल्कुल कुंदन की तरह तपे हुए लोग हैं, बिल्कुल पारस हैं ये लोग, इन्हें हाथ लगाते ही सोना बन जाएंगे। तो ऐसे एक्सपीरियंस लोगों को मैं समझता हूँ आप लोगों को इनका लाभ लेना चाहिए। हम तो आगे इनका लाभ लेंगे। हम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से बहुत बड़ी काफी सारी संस्थाओं का समागम कर उसमें हम काम कर रहे हैं। मैं, DC कपिल साहब, महमूद प्राचा जी, और कमजोर लोगों की आवाज उठाने का काम, जिनकी कोई आवाज नहीं बनता, चाहे वो किसी भी कर्मचारियों, पदाधिकारियों, किसी भी समाज के वर्ग के लोग हों, जो पिछली कतार में, उनको आगे लाने का काम, उनके लिए संघर्ष करने का काम, उनकी लड़ाई लड़ने का काम हमेशा कपिल जी करते हैं। हम इनके नेतृत्व में, इनके पीछे खड़े होकर इस काम को करते रहेंगे। मैं उन्हें अपनी ओर से, अपनी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की ओर से, वाल्मीकि चौपाल की ओर से, भगवान वाल्मीकि फाउंडेशन की ओर से और अपने परिवार की ओर से आपके परिवार को बहुत बिल्कुल मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपका अगला जो पड़ा हुआ इंटरवल की फिल्म, वो बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही जबरदस्त रहेगी। और हमें और पूरे समाज को आपका ऐसे लाभ मिलता रहेगा। आपका खूब से आज मैं दुआ करूंगा कि आपको खूब अच्छा स्वास्थ्य, खूब लंबी उम्र और खूब सारे पैसे भी दे, ताकि आप समाज की इसी प्रकार सेवा करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। क्रांतिकारी नेता DC कपिल जी को सिर्फ इंजीनियर DC कपिल जी ही नहीं, DC कपिल जी क्रांतिकारी नेता भी कहलाते हैं। और क्रांतिकारी नेता ऐसे ही नहीं लिखा जाता, अपना बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है। नौकरी तो खेल है कि नौकरी के नाम से हम लोग खेल कर देते हैं। जब हम क्रांतिकारी नेता बनते हैं उस दिन हम लोग अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, घर परिवार अलग छोड़ते हैं, अपनी नौकरी को अलग दांव पे लगा के रखते हैं, हमेशा खेल की तरह हाथ में उठा के घूमते रहते हैं। हाँ जी नौकरी, ये लो गई जी, नौकरी गई जी। तो नौकरी तो खिलवाड़ बन गया हम लोग, लेकिन डरते नहीं है, वो क्रांतिकारी नेता कहता है। और वो DC कपिल जी ने करके दिखाया। तमाम आप लोग जितने भी साथी इस आंदोलन में रहे हैं, इतना आसान नहीं होता, बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, नौकरियां छोड़नी पड़ती हैं। कुछ डर के हम लोग पीछे हो जाते हैं कि यार हमारी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा। 700 कुछ रुपए, 721 या 63 रुपए शायद अभी स्पीड के हो गए हैं दिल्ली के अंदर।
और न्यूनतम वेतन जो किसी के लिए भी जो कुछ नहीं आता उनके लिए 600 रुपये कुछ दिहाड़ी है। तो साथियों, हाथ पैर इतने मजबूत हैं कि बाहर गए पत्थर भी तोड़ोगे तो इतनी सैलरी उठा लोगे, 150 रुपये कम पर मिलेगी, दिहाड़ी मिलेगी। लेकिन अगर सम्मान से लड़ोगे ना तो इस मुकाम पे आपको भी वही सम्मान समारोह का मौका मिलेगा और आप लोगों का भी नाम गाया जाएगा कि आप लोग लड़े थे और आगे अपना समाज कल्याण के लिए आगे बढ़े। हम लोगों ने भी डीटीसी में बहुत कुछ गवाया है, कई दिनों तक भूखे रहे। 3 महीने अभी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में 2018 में हम लोगों ने 5 फरवरी 2018 दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक अर्धनग्न रैली के नाम से दर्ज है, जो गृह मंत्रालय में दर्ज है। 14,000 कर्मचारी आईटीओ से लेकर के दिल्ली के सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी तक के घर तक हम लोग अपने कपड़े उतार के सिर्फ हाफ पैंट या चड्डी तक में कई कर्मचारी गए थे, ऊपर कपड़े नहीं पहने थे तक, सिर्फ उनको ये दिखाने के लिए कि आप लोगों ने जो हमारे साथ हालात किए हैं आज हमारी ये हालत हो गई है। और उसके बाद 22 फरवरी को हम लोगों ने हड़ताल तक करी, 14,000 कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिसकी वजह से 22 अक्टूबर 2018 से 30 अक्टूबर 2018 तक दिल्ली का चक्का जाम हो गया, एक भी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी नहीं चली थी, जिसकी वजह से हम वहां के 150 कर्मचारी नौकरी से बेरोजगार भी हुए। टेंटों में 3 महीने बिताया लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं। बहुमत का घमंड है साथियों, मजबूरी हमारी है कि हम लोगों ने जीत दिलाई। हम लोगों को वादा किया था, आपको तालकटोरा स्टेडियम में दिया था, हमको मिलेनियम डिपो के बाहर दिया था, लिखित में दिया, हाथ में अपने लेटर हेड पे दिया, अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ दिया, लेकिन किया कुछ नहीं। उस सरकार को ये घमंड है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को कह दिया कि हम आपको पक्का कर देंगे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, हम इस इंतजार में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वो घमंड में बहुमत में बैठे। अगर जिस दिन हमने ठान लिया कि अब सरकार आपको जब बनानी है तो पहले ये आउटसोर्स के कर्मचारी दिल्ली के पक्के होंगे, उसके बाद सरकार बनेगी, तो उस दिन सरकार को झुक करके पहले आपको पक्का करना होगा। अगर कर्मचारी पक्का नहीं तो सरकार भी पक्की नहीं रहेगी, सरकार को भी उखाड़ के फेंक देने की ताकत आप लोगों को दिखानी है। आप सबसे बड़ा कीमती समय डीसी कपिल जी अब रिटायरमेंट के साथ साथ 60 साल पूरे कर चुके हैं। उम्र में 60 साल हुई है, जवानी वही 20 साल वाली ताकत रखते हैं, पीछे हटने वाले किसी चीज में नहीं है, बस उनका साथ सभी को मिलना चाहिए। मैं डीटीसी कर्मचारियों की तरफ से और अन्य कई विभाग के जो भी साथी जुड़े हैं उनकी तरफ से ये साथ देता हूं कि हम लोग हर आंदोलन में आपके साथ खड़े मिलेंगे, पीछे हटने वाले नहीं है, सर कटा देंगे लेकिन सर झुकाएंगे भी। धन्यवाद। पैगाम वो आप लोगों से रिलेटेड आपकी समस्याओं के लिए बनी, उसमें एक गीत है, गाना है, पहला बहुत ही मधुर गाना है, समाज को जोड़ता है, आपकी ताकत को जोड़ता है। और एक था, हम जब भी धरने प्रदर्शन होते हैं, मान्यवर आपको बुद्धिजीवी गणमान्य लोग हैं, तो नारा लगाते हैं, आवाज दो हम एक। तो उसमें राज कपूर और दिलीप साहब ने वो गाना गाया है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम है। उसमें संघर्ष दिखाया है, आप लोगों की लड़ाई है। उसमें फिर एक गीत आता है, हड़ताल होती है, उसमें कहा जाता है कि दौलत और पसीने ने, दौलत और महलों ने पसीने को लात मारी, अब ना रुकेगी हड़ताल हमारी, अब आपका समय शुरू होने वाला है। अभी लेबर एक्टों के बारे में मान्यवर ने कुछ जानकारी दी है, उसको समझ लें, पढ़ लें, क्योंकि हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो हमारी हड़ताल तो रुकेगी नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। और आज के इस पवित्र दिन पर आज पूरी दिल्ली में शिरोमणि भगवान रविदास जी का गुणगान हो रहा है, गली गली सभा जाए। तो इस पवित्र दिन पर आज का आपका कार्यक्रम है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। साथियों, 4 साल बाद मैं भी कपिल साहब के ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा। 4 सालों की मेरी सर्विस है। मैं नई दिल्ली नगर पालिका में एक छोटे से लेबर क्लास में काम करता हूँ, और जब भी मैं टाई और सूट लगा के जाता हूँ अपने डायरेक्टर के पास, वो 3 साल के लिए मुझे छुट्टी पे भेज देता। भाई तो कहता भाई तेरी मेरी नहीं सुनेगी। हाँ, वो कहता डायरेक्टर मैं लगता हूँ, डायरेक्टर मैं हूँ तो मुझसे भी बड़ा अधिकारी लगता है, तो तू भाई आ जाकर अपने अटेंडेंस लगा जाकर और सामाजिक सेवा में अपना काम करता है। तो इस शुभ दिन पर थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए मैंने 2-4 बातें कही हैं। और 4 साल बाद एक सपना है, हमारा लक्ष्य उद्देश्य है, समाज को वापसी कुछ देना है। वो पेबैक सोसाइटी होगी हमारा, हमने समाज को जो हमें समाज ने दिया है हमें वापस भी करना है, ये ऋण है, कर्तव्य हमारा। समाज आपका है। आप देखो सर्वधर्म सभा की एक मीटिंग भी क्या लीजिए इसको, यहाँ सब समाज के लोग हमारे आए, यही हमारा मैसेज है, यही संदेश है। गीत इसीलिए बना था
वो आज के संदर्भ में बना है और इस गीत के इस गाने की हमें सख्त जरूरत थी। और ये हड़ताल हमारी अब नहीं रुकेगी, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। 4 साल बाद मैंने कार खरीद लेनी है पुरानी सी, सारी सामाजिक जिम्मेदारी मैंने पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी कर दी है। एक बच्चे की अभी बहुत जल्दी शादी कर दूंगा, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, 3-4 साल में मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा। गाड़ी होगी, कपड़े होंगे, हम हर गली हर बस्ते में जन जागरण सामाजिक चेतना का काम करेंगे। दलित भाइयों की एकता के लिए, बहुजनों की एकता के लिए आज के पवित्र दिन पर हम सब दिखाते हैं हम अपने मिशन में कामयाब हों, इसलिए हम दुआ करते हैं। आशीर्वाद सर, धन्यवाद सर। दिखाई दे रहे हैं तो नहीं जानता हूँ। डेसू के कर्मचारियों का, डेसू के अधिकारियों का, डेसू का साथ कपिल साहब के साथ 32 साल पुराना है। मेरी बहन का साथ भी 32 साल पुराना है, लेकिन मेरा साथ कपिल साहब के साथ 38 साल पुराना है। मैं 38 साल पहले एक जगह कोचिंग इंजीनियरिंग के लिए ज्वाइन करी थी 1983 में, तब से हम साथ हैं। 89 में मेरी बहन के साथ इनकी शादी हुई, हमने इंजीनियरिंग की साथ शादी की थी। वो SBTI कानपुर गए थे, मैं NIT इलाहाबाद गया था, लेकिन हम मिलते रहते थे। लेकिन जब इन्होंने डेसू ज्वाइन की तो 1-2 साल बाद ही इनके चरण थोड़े बिगड़ने लगे यूनियन की तरफ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम परिवार की नजरिए से देखते हैं और आप अपने यूनियन के लीडर की नजरिए से देखते हैं तो दोनों नजरियों में बहुत डिफरेंस होता है। मुझे ये देखना होता है कि हाँ मेरी बहन का घर परिवार अच्छी तरह चल रहा है, वो एक 2 कमरे का मकान दिल्ली में बना ले जैसे और सब बना रहे। यही देखते देखते हम उनको कई बार समझाया, लेकिन कम्युनिटी की तरफ एक बार मुड़े तो उन्होंने नहीं देखा। मैं हमेशा जब भी मिलता था, क्योंकि आसपास ही रहते थे गाजियाबाद, आप हमेशा समझाता था कि छोड़ो क्या रखा है इस यूनियन बाजी में, बहुत हो गया, अब थोड़ा घर देख लो। आपके साथ के जो आपने साथ दिया 8-10 साल में उन्होंने मकान भी बना लिए, बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूँ आज नहीं दिखाई दे रहे हैं जो 8-10 साल में मकान, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है। ऐसा भी समय आया कि सब में खाने वाने के लिए भी उनके बहुत दिक्कत हुई, बहुत इन्होंने। और ऐसे लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी 28 साल की सर्विस है, मेरी जो 1992 में एग्जाम से मैंने सिविल सर्विस पास किया। मैंने बहुत यूनियन लीडर भी देखे जो मेरे पास भी, जो रिवाल्वर टांग के लोग आते थे, इतने बड़े बड़े यूनियन लीडर मैंने देखे हैं। लेकिन ऐसे लोग कभी मिलेंगे जो कम्युनिटी के लिए, जो समाज के लिए अपनी नौकरी दांव पे लगा दें। अपनी तरफ से बहुत समझाने की कोशिश करी, जब भी मौका आया कि नहीं भाई घर भी देखो, ठीक है आप कम्युनिटी के लिए, लेकिन इन्होंने कभी नहीं किया कि नहीं मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, उनका साथ नहीं छोड़ सकता। हमेशा से ये देखा है। और कम्युनिटी के लिए काम करने का ही वो रहा कि डेसू में शायद पहली बार इन्होंने जनरल यूनियन से शायद जनरल सेक्रेटरी बने। आई थिंक ये फर्स्ट चांस, पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि मैं 25-30 साल से इनके डेसू में भी गया हूँ। इनके और भी साथी थे, संग्राम शर्मा वगैरह, पता नहीं वो कहाँ है, राजेंद्र इनको मैं 25-30 साल से इनको भी जानता हूँ। तो डेसू की यूनियन तो कभी उनको लगता है था कि भाई ठीक है घर भी देखो, परिवार भी देखना, बच्चों की फीस भी देनी, कैसे करोगे। लेकिन फिर एक फेडरेशन आई, कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST हुई, वो भी इन्होंने ज्वाइन किया। तो तभी हमने कहा कि एक तो पहले से यूनियन चल रही थी, अब आपने कन्फेडरेशन की नहीं, उसमें भी साथियों को कम्युनिटी के लिए काम करना है। हालांकि उसमें मैं भी रहा हूँ, मैंने मुरादाबाद वगैरह में लोग आए थे, रामराज अरे अब तो उनका उदित राज नाम हो गया, लेकिन हमने मुरादाबाद में अच्छी खासी मीटिंग कन्फेडरेशन की कराई थी। मैंने कमिश्नर वगैरह भी नीचे जमीन पर बैठे थे पालती मार के, इवन लखनऊ वगैरह में कॉन्फेडरेशन में, तो मैं इनके साथ कंटिन्यूस बना रहा हूँ। लेकिन यह है कि मैं अपने नजरिए से हमेशा परिवार के नजरिए से जब बहन की तरफ को देखता हूँ, बच्चों की तरफ को देखता हूँ, तो हमेशा यही भी कहता था कि थोड़ा परिवार भी देखो। लेकिन उन्होंने कम्युनिटी के लिए अपना नौकरी वगैरह, कोई इनका घर नहीं है, कोई इनके पास पैसे नहीं है, आज भी दिक्कत है। लेकिन अब हमने भी सोच लिया भाई ये कम्युनिटी के लिए ही बने, तो इनको काम करने दीजिए। लेकिन एक चीज मैं आपको अपने साथियों से, कम्युनिटी के लिए, बाकी से कहना चाहूँगा कि जितना इन्होंने त्याग किया, जितना उन्होंने खोया है समाज के लिए, उतना इनको मिला नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि कम्युनिटी के लोग साथ दें, हम भी साथ दें, समाज साथ दे कि और आगे बढ़े और कुछ करे, वो समाज करने लायक।
आपसे सब साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका साथ दें और कुछ ऐसा बनाएं जो समाज के लिए इनके पास करने को हो, कुछ अच्छा और कर सके। ये तो साथ चलता ही रहेगा क्योंकि तो इसी के साथ मैं धन्यवाद आपको करता हूँ। अपनी ये लाइनें आदरणीय ऋषि कपिल जी को आप लोग ध्यान से सुने और समझें इनके अर्थ को और जानें। Congratulate, fly a victory flag on 60 years milestone. Fly a victory flag on 60 years milestone. Indeed, it's a long journey. Thousands of employees and other peoples. Reach 60 years milestone. But you're reaching different from others. Because everyone is struggling storage for touching 60 years milestone. But most of struggling for themselves. But you struggling for justice for whom? Who were helpless. They were nothing for you. But their blessing make you different from other. From their blessing, they were different. They were make nothing for you, but their blessing make you different from other. Hope so you create new milestone. As this, and we are clapping live today. तो ये तो हमारे डीसी कपिल जी आज 60 साल पूरे किए इन्होंने, और उनका डिपार्टमेंट अगर उनके साथ या इतनी शक्ति और ताकत के साथ सम्मान देता है तो मैं समझता हूं कि डीसी कपिल जी कहीं ना कहीं भारत के उन चुनिंदा योद्धाओं में से एक है जो आज ना आपको सम्मान। साथियों, जैसा कहा समय कम है, भाई हरनाम जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि इतने समय से हम जुटे हुए हैं डीसी कपिल जी के साथ, और डीसी कपिल जी की सबसे बड़ी बात है समर्पण। साथियों, चाहे सफाई कर्मचारियों का आंदोलन हो, चाहे सामाजिक आंदोलन हो, वो इस तरह से आपको समर्पित कर देते हैं कि कार्यक्रम या आंदोलन की जो गति है वो, मैं तो नहीं कहूँगा डबल इंजन की सरकारें, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जब वो हमारे आंदोलन में होते हैं तो वो आंदोलन डबल इंजन की तरह दौड़ता है। साथियों, आज के इस उपलक्ष्य में हमारे भगवान रविदास जी की आज जयंती पर ये शुभ अवसर पर कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है। मैं माननीय डीसी कपिल जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और डीसी कपिल जी को एक चीज जरूर कहूंगा, कपिल साहब, पैसा दुनिया कमाती है लेकिन आपने लोगों को कमाया है और आप इस देश के गरीब व्यक्तियों में से हैं। मैं आपके स्वास्थ्य की भी कामना करूंगा, परमपिता परमेश्वर से कामना करूंगा कि आप जैसे लीडर हमारा नेतृत्व करते रहे। और आज अगर साथियों, आज ट्रेड यूनियनों की जरूरत है, आज इसलिए जरूरत है कि अगर कर्मचारी की समस्या ही नहीं होगी, सरकारें सुचारू रूप से कर्मचारी की सब मांग को पूरी करेगी, तो मैं समझता हूं ट्रेड यूनियनों की जरूरत खत्म हो जाएगी। लेकिन आज हमें अपना शौर्य कौशल दिखाने का एक वक्त मिला है, और ऐसे वक्त में हमें आगे बढ़कर डीसी कपिल जी के नेतृत्व में आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। ऐसे नेता के लिए
खत्म होने वाला होता जब जो आज सर्विस में ना होते हुए भी, अगर ये सर्विस में होते तो क्या होता? ऑफिस की तरफ से एक पार्टी होती, 150 आदमी उसमें इकट्ठे होते, आधा घंटा पौने घंटा 1 घंटे का प्रोग्राम होता, ये अपने घर, बाकी सब अपने घर। लेकिन दोस्तों, जो हजूम और जो प्यार आप सबने आदरणीय डीसी कपिल जी के लिए दिखाया है, वो काबिल तारीफ है। ऐसा मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। किसी नेता के 60वें जन्मदिवस पर लोग कह रहे थे उनकी रिटायरमेंट है, शायद गलतफहमी है। रिटायरमेंट शब्द का यहाँ इस्तेमाल भी कर सकते हो, ये केवल उनका जन्मदिन की पर। और 60 साल सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी नियामत है हम सबके लिए जो 60 साल तक पहुंचते हैं, और वो भी इस खुशनसीबी के साथ कि देश दुनिया जहां उनको याद रखे। वरना लोग आते हैं चले जाते हैं, कोई ये भी याद रखता कौन था। मेरी पूर्ववर्ती वक्ताओं ने इतने छोटी से छोटी जानकारी यहाँ साझा की है कि शायद मेरे लिए कुछ नहीं बचा। मैंने भाई राजेंद्र जी को कहा था थोड़ा जल्दी बुलवा देना, क्योंकि फेडरेशन में भी सबसे लास्ट में बोलना पड़ता धन्यवाद के लिए, तो मौका कभी नहीं मिलता। आज 2 शब्द बड़े भाई के लिए बोलना चाहता हूँ। अब लोग कहते हैं बड़े भाई क्यों बोलते हो, आप तो 2 साल पहले रिटायर हो गए इनसे। लेकिन मैंने आज तक इनको बड़े भाई जैसी इज्जत दी, आज भी मैं उस इज्जत को बरकरार रखता हूं। ये खुद वो उनका परिवार जानता हूं। मेरे संबंध इनके साथ केवल सामाजिक या एसोसिएशन के साथ नहीं है, फेडरेशन के साथ नहीं है। मेरे संबंध तो वो पारिवारिक संबंध के साथ है। और जनरली मैं जिनके साथ संबंध बनाता हूं तो कोशिश होती है कि उनके साथ पारिवारिक संबंध बने, तभी हम एक दूसरे को सही रूप में जान पाते हैं। मैंने वो वक्त भी देखा जब ये आसमान की बुलंदियों पर थे, और बदकिस्मती से वो वक्त भी देखा जब ये बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे थे फेडरेशन के बाद। ज्यादातर लोगों ने बात की केवल डेसू, दिल्ली विद्युत बोर्ड, BSES, वहां तक सीमित रह गए। लेकिन श्री डीसी कपिल जी की शख्सियत केवल दिल्ली तक नहीं है। 1997 में जब ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशंस का निर्माण किया गया, उसको बनाया गया, तो उसको बनाने में दिल्ली विद्युत बोर्ड की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका श्री डीसी कपिल जी की रही, जिसके तहत दिल्ली के अंदर 5 रंस के खिलाफ लगातार 3 साल तक हम सब के नेतृत्व में, जिसमें खासतौर से डीसी कपिल जी का बहुत बड़ा रोल था, लाखों की संख्या में दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की गई, और इस देश को झुकना पड़ा, इस देश की सरकार को झुकना पड़ा, और उन्होंने 5 में से 3 नॉर्म्स को वापस किया। बताया गया पहले भी आपको कि दिल्ली के ITO चौक को लगभग 2.5 घंटे तक जाम किया गया, एक भी गाड़ी इधर से उधर नहीं गई, लाठियां चली और 21 लोगों पर एफआईआर हुई, जिन्हें कुछ पर अभी भी बाकी है। कपिल जी की शख्सियत ऑल इंडिया में रही है, वो ऑल इंडिया के चेयरमैन रहे हैं, और मैं उस टाइम उनका वर्किंग चेयरमैन हुआ करता था जब वो चेयरमैन हुआ। मुझे उनके साथ काम करने का मौका उसी वक्त 97 से हम लोग साथ रहे, मुझे मिला। टर्मिनेशन के बाद बात हुई कि भैया ये टर्मिनेट हो गए, को हटा दिया गया चेयरमैनशिप से, लेकिन
मैंने उस टाइम ये सबसे पहली मेरी बात थी नहीं, ऐसे वक्त में जिस शख्स को आज हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर हमने आज उसका साथ छोड़ दिया तो कौन आदमी आगे आने की हिम्मत करेगा इस तरह से लोगों के हक की लड़ाई को लड़ने के लिए। और डीसी कपिल जी गवाह हैं कि 1-1.5 साल तक मैंने एज वर्किंग चेयरमैन उनको फुल सपोर्ट दिया और उनको आगे बढ़ाने में हम लोग कामयाब रहे। कंविक्शन हुआ, 10 साल तक कोर्ट में केस चला, उसके बाद उनको जहां भी हम लोगों की जरूरत होती थी, राजेंद्र जी पूरी टीम, हमारी फेडरेशन की टीम हमेशा उनके साथ खड़ी रही, उनके परिवार के साथ भी हम लोग खड़े रहे। जब उनका सस्पेंस जो उनकी कंडीशन को बहाल किया गया तो उस टाइम भी उनके साथ एक शर्त लगाई गई कि आप केवल अपनी नौकरी करोगे, क्योंकि उनको नौकरी विद्युत बोर्ड ने ना दे करके उनको कंपनी में दी गई और आप किसी भी वर्कर्स की या किसी भी एसोसिएशन के काम में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन जैसा बाकियों ने भी बताया कि जो कीड़ा है वो बहुत जोर से कुलबुलाता है, तो चैन से बैठने नहीं देता। उन्होंने फिर अपने परिवार की चिंता ना करते हुए अपने इन साथियों के लिए जो आज जिन्होंने प्रोग्राम किया है, उनकी लड़ाई लड़ते रहे और फिर दोबारा से उनको हमने चुना। वरना एक डीजीएम जैसी पोस्ट पर जो सहूलियतें, जो पैसा मिलता है, वो बड़े आराम से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते थे। आज उनके बच्चे भी, जहां तक मैं समझता हूं, बिटिया ने ट्राई की है, अभी भी लगी हुई है IAS की ट्राई के लिए, तो शायद अब तक बन चुकी होगी। बच्चे भी कहीं अच्छी जगह सेटल होते, लेकिन एक तरफ जब सामाजिक जिम्मेवारी होती है और एक तरफ पारिवारिक जिम्मेवारी होती है, तो कपिल साहब ने पारिवारिक जिम्मेवारी की बजाय जो अपनी सोशल जिम्मेवारी पर ज्यादा ध्यान दिया, उसी का नतीजा परिवार में भुगता जरूर, लेकिन परिवार भी आज इस चीज को महसूस करेगा कि अगर बाबा साहब भी यही काम करते कि वो केवल अपने और अपने परिवार के लिए जिंदा रहते, तो आज हम और आप यहां ना होते। तो बाबा साहब थे, चाहे कांसीराम जी थे, चाहे आपके बीच में हम जैसे छोटे मोटे जैसे कपिल साहब हैं या और दूसरे हमारे साथी हैं, जो अपनी परिवारों को चिंता ना करते हुए अपनी सामाजिक लड़ाई को लड़ते रहते हैं। तो साथियों, क्योंकि लास्ट में बहुत कम टाइम मिला है और आप भी अपनी साथियों के लिए लड़ा है, उनकी जो भी जरूरतें थी, जो भी उनकी मजबूरियां थी, उनको पूरा कराने के लिए। तो मैं फेडरेशन की तरफ से कपिल साहब आपको विश्वास दिलाता हूं, हम पहले भी आपके साथ थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। आप अपनी लड़ाई को जारी रखिए और सबसे ज्यादा इसकी जो हकदार हैं वो इनकी धर्मपत्नी, शायद वो इससे भी ज्यादा हकदार है इस सम्मान के। जोरदार तालियां उनके सम्मान के लिए, उनके परिवार के लिए कि जिन्होंने उनको वक्त दिया कि जाइए आप अपनी जिम्मेवारियों को निभाइए। उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे किया, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। घर पे किन हालात में उन्होंने अपने बच्चों को रखा, और शायद जो भाई देवेंद्र जी कह रहे थे, डीके लीन साहब, कि जब वो आए थे दिल्ली तो कुछ बनने के लिए IAS, वैसे वो IRS है, तो कपिल साहब IES बनने के लिए आए थे, क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 1 इंजीनियर बनने के लिए आए थे। लेकिन डेसू ज्वाइन किया एज इंस्पेक्टर और दलदल में ऐसे फंसे कि यहाँ राजनीति का शिकार हो गए। कभी इन्होंने कमर को ओढ़ा, लेकिन बाद में कमर ने इनको ऐसा निचोड़ा कि इनको निकलने ही नहीं दिया। आज भी नहीं छोड़ सकता कमल इनको।
तो मैं तथागत से प्रार्थना करूंगा आने वाला समय इनका परिवार का स्वास्थ्यदायक रहे, सुखदायक रहे, फलदायक रहे, शांति समृद्धि इनके जीवन में रहे और ऐसे ही लोग इनको प्यार करते रहे और ये लोगों पर ऐसे ही प्यार देते रहे। जय भीम, जय भारत। और गिले सिपे कोई नहीं थे। उन्होंने आगे में कहा कि मैं आपके प्रोग्राम में जरूर तो मैंने आपको कही है कि रूठे हुओं को मनाने की ताकत और कड़े डिसीजन लेने की ताकत व्यक्ति के अंदर जब तक जीवन में नहीं रहेगी, जब तक वो कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ नहीं सकता। तो ये दो घटनाएं मैंने आपको इसलिए बताई मित्रों कि रिटायरमेंट की जो पार्टी है, रिटायरमेंट का जो फंक्शन है, ये अपनी की हुई गलतियों की, चूकों की, गलतियों की माफी मांगने के लिए, आगे के जीवन का संकल्प लेने के लिए, जहां कमियां रही हैं उनको दुरुस्त करने के लिए एक नया पड़ाव और एक नई पारी की शुरुआत है। जब तक हम पीछे की हुई गलतियों को, पीछे के विवादों को मिट्टी डाल करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। अब कुछ लोग, मनोज विद्रोही जरा इधर आ जाओ एक बार, और एक ओम मट्टू गई है, वो नीचे ही है। ये दो कलाकार ऐसे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ जिनकी वजह से प्रोग्राम हुआ है। शुरुआत इन्होंने की, ये जो प्रोग्राम की शुरुआत की है और जो ये एक नई सोच पैदा हुई है, इसके लिए भी मैं इनको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरे आर्ट सोच के साथी हैं, कि पीछे की गलतियां जो रही हैं उनको हम आज यहां से भुला करके जाएंगे। आज हम एक नया मैसेज लेकर के जाएं कि हमें ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ, देखिए बहुत बार हमारे कई एजेंडे में भारती साहब 25 साल से चल रहे, जो गा रहे वही गीत गाते आ रहे, गाले आज तक पूरे ना हुए। लेकिन ठेकेदारी प्रथा इस देश के अंदर एक कलंक है। इस देश की धरोहर युवा होता है और युवा का भविष्य जब तक सही नहीं होगा, जब तक देश का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता। आज का युवा परेशान है। 15,000 16,000 के रुपए के तनख्वाह के ऊपर उसको अपनी नौकरी करनी, अपना भविष्य खराब करना पड़ रहा है। मजबूरी है, बेरोजगारी है। समान कार्य का समान वेतन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि जो गाइडलाइन इस देश की सरकारों को अच्छी लगती है, जो गाइडलाइन इस देश की सरकारों के हित में होती है, उन गाइडलाइनों को यहां की सरकारें एक दिन 24 घंटे के अंदर लागू कर देती हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन गरीब लोगों, शोषित लोगों के हक में होती हैं, गरीबों के हक में होती हैं, उनका पालन हो रहा या नहीं हो रहा, सरकार कभी जो है जरूरत नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट कभी इसका संज्ञान नहीं लेता। समान कार्य का समान वेतन इस देश के अंदर लागू हो जाए और ठेकेदारी प्रथा पर रोक लग जाए, तो देश के करोड़ों मजदूरों का जीवन और करोड़ों युवाओं का जीवन दोबारा संवर सकता है। अगर ऐसा ना हुआ तो आज का मजदूर तो मजदूर है ही, उसका आने वाला बच्चा, उसकी आने वाली पीढ़ी भी मजदूर ही रहेगी, मजबूर ही रहेगी। वो मजदूर किसी भी सूरत में आज की महंगी शिक्षा के दौर में अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, उसको डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बना सकता। इसलिए मैं देश के तमाम जातीय सभी धर्मों के लोगों से हमेशा ही कहता रहा हूं कि इस मुद्दे को आरक्षण से जोड़ करके ना देखें, इस मुद्दे को प्राइवेट सेक्टर की वजह से न देखें, बल्कि ये देखें कि ठेकेदारी प्रथा इस देश के लिए कलंक है और ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ हमें भी गुल बजाना चाहिए। सहमत है आप? और हरनाम जी तो इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आज सफाई कर्मचारी की जितनी भी ट्रेड यूनियन है, सब लोग परेशान हैं दिल्ली के। तो मैं अपने उन साथियों को विशेष रूप से, जिन साथियों ने ये प्रोग्राम का आयोजन आउटसोर्स के किया है, आज ऐसे ही आधे अफसरों के तो पैंट में पेशाब आज आपको निकलेगा। उनको पता है कि यार ये कैसे हुआ कि कपिल और कुलदीप एक जगह बैठे, तो है नहीं था। और आधे सो नहीं पाएंगे रात को,
कि ये अगर दोनों इकट्ठे हो गए, और देखिए हम आज भी बात का ऐलान करते हैं, आज ये चेतावनी भरा दिन तो है ही, संकल्प का भी दिन है कि आज मैं स्वयं इस बात के लिए अपने आप को कि ठेकेदारी प्रथा एक कलंक है, ठेकेदारी प्रथा को पूरे देश से उखाड़ने के लिए, और जो सरकारें ठेकेदारी पर काम करेगी और इसको नहीं मानेगी, उन सरकारों की चूल्हे हिलाने के लिए आज से हम आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं हरमान भाई, उदय गिल जी और हमारे ट्रेड यूनियन के तमाम साथी, चाहे वो अनिल शर्मा जी हों, खालिद अकबर जी हों, और ट्रेड यूनियन के हमारे जनरल सेक्रेटरी लंबे समय से कुलदीप जी हों, और तमाम मेरे और साथी जो यहाँ पर ट्रेड यूनियन के एक्ट में विश्वास करते हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद करें। हम किसी सरकार के विरोधी नहीं हैं, हम किसी सरकार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले चुनाव घोषणा पत्र के अंदर सबसे पहली लाइन ये थी कि हमारी सरकार आने के बाद सभी आउटसोर्स के ठेका कर्मियों को पक्का करा जाएगा। ये दिया नहीं थी। और डीटीसी का लड़का बैठा है जिसने भी भाषण दिए थे, वाल्मीकि झा, जब इस लड़के ने 14,000 आदमियों के साथ नंगा राज किया जनवरी फरवरी के महीने में, पूरे कपड़े निकाल करके सिर्फ अंडरवियर था, तो इस आदमी की हालत आज मेरी जैसी है। इसने बताई नहीं है, मैं बता रहा हूं। इस लड़के को अगुवाई करने के जुर्म में और इसकी पूरी टीम को अगुवाई करने के जुर्म में इन लड़कों को, सारों को नौकरी से केजरीवाल जी ने टर्मिनेट कर दिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने वाले लोग आज से ये सोच लें कि ना तो हमें तुम्हारी पेंशन का चेक चाहिए ना हमें तुम्हारी पेंशन चाहिए, और ना ही हम तुम्हारी मेडिकल सुविधा चाहिए, लेकिन आज अपने रिटायरमेंट के इस शुभ अवसर पर आउटसोर्स के एक साथी को मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि अपने जीवन की आखिरी सांस तक मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा और आपको पक्का बना दूंगा। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, अरे आपको तो मैंने जीवन के सिर्फ 2 साल दिए भाई, आपको 10 लाख रुपए करा दिए जब कोई देता नहीं था, आपकी और कई चीजें कराई, सैलरी बढ़ाई, लेकिन 2 साल दिए 14 से लेकर 16 तक। वो बात अलग है कि 21 तक उसी का जो है मैं शिकार बन रहा हूं नौकरी छूटने के चक्कर में, लेकिन जीपीए के जिन लोगों को मैंने अपने जीवन के बहुत सारे साल दिए, सही में तो ये प्रोग्राम उनकी तरफ से आयोजित होना चाहिए था। इसलिए मैं आज आपका ऋणी हो गया हूं और आपका कर्जदार हो गया हूं, और इस लड़ाई को मैं लास्ट तक लड़ूंगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। और मैं अपने उन साथियों से, जीपीए के साथियों से, सीपीसी के साथियों से, मेरे तमाम क्रांतिकारी साथियों से, जिनकी वजह से मैं जिंदा हूं, जिन्होंने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, जिनकी वजह से मेरी नौकरी में भी दोबारा वापसी आई, हमारी SC/ST एसोसिएशन, SC/ST एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद, उनकी अथक प्रयास से 2004 की टर्मिनेशन से लेकर के 2014 तक 10 साल की परेशानी जो झेली है, वो हम उस प्लेटफार्म से दोबारा वापसी हुई थी, लेकिन बस वही है कि प्लास्टिक के कीड़े की इंजेक्शन लगाया और 1 साल तक वो दबे रहे, उसके बाद में 1 साल बाद ही दोबारा यूनियनबाजी शुरू। तो ये जो चीजें हुई हैं, ये सच्चाई है कि जो भी चीजें हुई हैं वो दुर्भाग्यवश हुई हैं। मैं बात को यहां से शुरू करते हुए अपनी बात को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया कि जिन साथियों ने भी इस 10 साल के अंदर 2004 से लेकर के 2014 तक बहुत सारे साथी मेरे बैठे हैं, ऐसे साथी बैठे हैं जिनकी वजह से मुझे बहुत राहत मिली, बहुत साथ मेरे को मिला। ऐसे साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आज कि मित्रों, अगर आप ना होते तो शायद मैं दिल्ली में उस समय पर न रह पाता। सभी साथी बधाई के पात्र हैं मेरे डेसू के, जितने भी मेरे पुराने साथी हैं, आप लोगों ने बहुत साथ दिया, कंफेडरेशन के साथी भी सभी बधाई के पात्र हैं, जिनकी वजह से हम यहां तक रह पाए। और एक संदेश मैं और देना चाहता हूं कि देखिए, आज ये बहुत सारे लोग यहाँ बैठे, जय भीम वाले भी बैठे हैं,
क्या था जेबी भी बहुत बुरी है और अस्सलाम वालेकुम वाले भी बैठे हैं। हमारे यहाँ पर आज ये जो सुंदर चित्रण है जिसका हम लेकर के जाएंगे वो ये है कि हम अलग अलग जातियों के अंदर हो सकते हैं और अलग अलग धर्मों के अंदर बटे हुए हो सकते हैं। ना हम जातियों के आधार पर एक हो सकते दोस्तों, ना हम धर्मों के आधार पर एक हो सकते हैं, क्योंकि देश का ताना बाना ही ऐसा है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.